तो 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने जो उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने एंक्रोचमेंट निकालने का बिल पेश किया था, इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों इस सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया? क्यों लिया आपने वापस? आप उसको रखते, उसमें ऐड करते, अपनी ईमानदारी को दिखाते। अच्छा, आपको जानकर एक और तकलीफ होगी कि कलेक्टर अगर किसी मुतवल्ली को कोई ऑर्डर देगा कि आप ये काम करिए और मुतवल्ली नहीं सुनता तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम नमाज में अज़ान नहीं देना, मेरा ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बोलेंगे ऐसा कैसा कर सकते? ऐसा हो सकता, हो रहा है, तो मुतवल्ली जेल को चले जाएगा। कलेक्टर वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती। ये कैसा होगा? तो वक्फ बोर्ड को आप तो पोस्ट ऑफिस बना के रख दिए। वक्फ बोर्ड हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस कि वक्फ बोर्ड को इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अब इस कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, आपको पूरे प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ लो आप, उसमें प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल का। हिंदू धर्म में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है। क्यों आप यहां पर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब आप पोर्टल पर रजिस्टर करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे हमारे शौकत साहब सीनियर फोटोग्राफर हैं, ईश्वर रेड्डी साहब भी हैं। अब शौकत साहब एग्जाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर कि भाई ये वक्फ है, तो फौरन कोई भी रोड चलता आदमी बोलेगा नहीं नहीं, शौकत की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्टर नहीं होना। अब होता क्या, इस बिल में पढ़ो, कलेक्टर अगर शौकत की प्रॉपर्टी के खिलाफ मिसाल के तौर पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, जैसा इंक्वायरी ऑर्डर करा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। इट विल नॉट बी अ वक्फ प्रॉपर्टी टिल द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंप्लीट करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, आप बैठे आराम से बैठे, मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी लूज कर दिया। क्या इस तरह का प्रोविजन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है? क्या इस तरह का प्रोविजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है? जैन धर्म में है? नहीं है। यहां पर क्यों लाए फिर आप? अब पोर्टल पे चढ़ेंगे, जैसा कोई नहीं नहीं, अरे ये तो है ही नहीं भाई, वक्फ की नहीं है, चलो कलेक्टर साहब ऑर्डर कर दिए इंक्वायरी, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है जाके। सेक्शन 3C पढ़ो, एनी पर्सन, अरे कौन होगा भाई, कुछ तो है ना, लोकल स्टैंड है, कुछ नहीं, डालो। तो जितने इसके जो 48 या 49 अमेंडमेंट्स है, ये कोई इसका वक्फ से ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिए कि अगर किसी को वक्फ से निकल के ट्रस्ट बनाना है तो ट्रस्ट बना लो। कहां इसका फायदा होने वाला है वक्फ बोर्ड को? और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक वेबसाइट पे जाओ आप लोग, कौमी तरक्याती स्कीम है 22-23 में, मेरे ख्याल से अगर गलत मेरा मेमोरी सही है तो कुछ 17 करोड़ अलॉकेट हुए, 3 करोड़ रिलीज करे, 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ उसमें। इसमें कौन आके, मैं आके रोका था? 10 साल से आप सरकार में है ना, ये स्कीम 10 साल से आप क्या खर्चा करें बताओ? तो ये अच्छा, फिर ये बोल रहे कि हम 2 महिलाओं को मेंबर बना रहे, इतना झूठ बोलते हैं लोग। 95 एक्ट में आप पढ़ो, स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन, और वो मुस्लिम होना चाहिए, नंबर 1। इन्होंने क्या कर दिए? शेल बी 2, माने यहां वहां पर पहले क्या था? कम से कम 2 से बढ़ भी सकते थे, इन्होंने 2 कर दिया खाली। फिर उसमें आप क्या कर रहे? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 11 नॉन मुस्लिम बना सकती सरकार। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम को बना सकते और 4 मुसलमान रहेंगे। अब इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता था, एमएलए का, बार काउंसिल का, मुतवल्ली का, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी। अब जब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी, क्यों करेंगे, प्रोविजन क्यों लेके आए? जब नॉमिनेट करेंगे तो वक्फ बाय यूज है,
कोई काबिज है, समझे आप? तो गवर्नमेंट जब बोलेंगे नहीं ये वक्फ बाय यूज खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, एनक्रोचर मालिक बन गया, गवर्नमेंट जब कलेक्टर फैसला लेंगे तो ये वक्फ बोर्ड सब खाली गूंगे अंधे बन के जी हुजूर बोलेंगे। नॉमिनेट ये लोग करेंगे ना, नॉमिनेट को ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो उनको थालियां बजाएंगे, जो उनके सामने लेट जाएंगे, उनको ही बनाएंगे ना। तो इसीलिए नॉमिनेशन लेके आ रहे स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। आप ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई वक्फ बोर्ड में, और एक अमेंडमेंट बता रहा हूं, तो उसको चैलेंज करने का टाइम 1 साल का है। इन्हों क्या कर दिए, 2 साल कर दिए, माने लड़ते रहो। और एक झूठ जो गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही कि नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ कोई कोर्ट को नहीं जा सकता था। आप सुने होंगे, कोर्ट को नहीं जा सकते, ऐसा कितना झूठ बोल रहे। भारत में 14 या 20 ऐसे ट्राइब्यूनल है, चाहे जिसमें मशहूर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आपके ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल्स है जिसके जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते, मगर रिव्यू पिटीशन डाल सकते, रिव्यू पिटीशन। और जब हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड देख सकता। अब आप क्या बोल रहे, नहीं रिव्यू नहीं, अपील होगा। अपील माने पूरे एक कोर्ट में पूरे भारत में लाखों केसेस पेंडिंग है, लाखों, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया। ये बोल ट्राइब्यूनल का झूठ बोले, हमारे हिंदू भाइयों को देश में झूठ बोल दिए, नहीं कोई जा ही नहीं सकता ट्राइब्यूनल। अरे जा सकता बाबा, एनजीटी का ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आप रिव्यू डालते हाई कोर्ट में, कौन रोक रहा? कोई रोक नहीं सकता किसी को। नहीं पूरे देश में प्रोपेगेंडा करते नहीं, जा ही नहीं सकते थे, हम कर दिए। अरे क्या करें आप? अब ट्राइब्यूनल का 95 एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता था चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ऐसा हैदराबाद का ट्राइब्यूनल है, ये तेलंगाना, उसको तेलंगाना हैदराबाद हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे। जब वो अपॉइंट करते थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता आदमी वो डिस्ट्रिक्ट जज। अब आप क्या बोल रहे, रिटायर्ड को बना सकते? जब रिटायर्ड को बनाएंगे तो उन्हें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं रहेगा। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मुसलमानों के फायदे में, हमको बताओ। और आप बोल रहे ओबीसी को हम लाके डालेंगे। अरे भाई साहब, जिस पार्टी में 2014, 2019, 2024 में कितने मुसलमान जीत के आपके पास बताओ? अब तो 240 में चंद्राबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और मांझी की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, एक मुसलमान नहीं है इनके पास। और इन्हों चले हम मुसलमानों के मोहब्बत में काम करें। एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है आपके पास। कौन सा मुसलमानों की मोहब्बत में आप काम करने जा रहे हैं? तो ऑल इन ऑल ये है कि ये वक्फ की बर्बादी के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाओं को छीनने के लिए। और आखिरी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, एक वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते, यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं उसको, वक्फ करके चले गए। और खास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हजारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे जमीनात है, उसका रेवेन्यू आता पंजाब हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे, कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा। तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी, वक्फ से निकल गई प्रॉपर्टी। वो क्यों करे आप? वो किसको रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाना चाह रहे बताओ आप? ये ऑल इन ऑल है। मैं इतना लंबा और बोल सकता हूं, मगर जो बेसिक, जो अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है, हम उसकी तायीद करते हैं।
और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए और सबसे अहम बात ये उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। ये हमको आपको इत्तला देना था। अगर आपके कोई सवालात है तो आप बारी बारी से मुझसे पूछ सकते, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका शॉर्ट में जवाब देने के लिए। हाँ, अमित शाह अपनी स्पीच में और पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोविजन हम बोरा कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं, सेक्शन 2 का, मगर उस प्रोविजन में उनका नाम ही नहीं है ना मैडम। उनको धोखा दे दिया आप, क्योंकि देखिए बोरा जो मुस्लिम होते उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते उनको वो दाइल मुतलक कहते, तो उनके जितने वक्फ प्रॉपर्टीज होते उसमें मुतवल्ली नहीं होता, सिर्फ उनके दाइल मुतलक माने उनका जो जैसा मुफद्दल साहब है वो ही हो सकते। आप उनका नाम लेके उनके खंधे पर रख के तोप चला दिया, मगर उनको ही नहीं दिया कुछ भी। आप प्रोविजन में जिक्र आ रहा ना, उनका नहीं दिया, उनको नहीं है जिक्र उनका। और उसमें गवर्नमेंट सेक्शन 2 से एक रूट बना दी, अगर आपको वक्फ से निकलना है तो ट्रस्ट बना लो। आप एक्ट बना रहे ना, वक्फ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बना रहे, मगर गवर्नमेंट क्या बोल रही, बेटा ये रास्ते से निकल सकता, निकल जाए तो पतली गली बोलते हैं। हैदराबाद में क्या बोलते हैं, पतली गली से पकड़ ले, पतली गली से रास्ता बता रहे आप। They are saying if you create a trust now, you can come out of waqf. अब आप बताइए, इज दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ वक्फ? आप पूरा बाजा बजा रहे हिंदू भाइयों में जाके, और हम ऐसा कर दिए। अरे तुम रास्ता बता रहे निकलने का, तुम कैसा रास्ता बनाते हैं ट्रस्ट का? एक मिनट, आप पूछिए ईश्वर जी कहीं का। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको, मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना मगर पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। नहीं, तुम्हारे जरा मैं समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में पूछ लो मेरे से, अच्छा आता, मैं क्लैरिटी से बोल सकता हूँ। वरना नहीं, तुम जो बोल रहे ना डबल मीनिंग आ रहा उसमें, तो तुम जरा इंग्लिश में पूछ लो, क्लैरिटी से पूछ लो, मैं बोलता हूँ।
I'll hold, just hold on. Just hold. Because even terrorist that posters were found in the Huh? terrorist posters that Hezbollah poster was found in the last protest in AFPLP protest. Where? No. See, you are trying to enlarge an issue. All India Muslim Personal Law Board has taken a decision to protest against this black unconstitutional Waqf amendment law that has been made by the Narendra Modi government. That is the decision that has been taken, and they have called for protest till Bakrid. And then on 22nd of this month, let me check the exact date. On the 22nd of this month, in Talkotora Stadium also, there is going to be a protest meeting. And to answer your question, who made this law? It is the government of India, of the Prime Minister's government, Narendra Modi government has made this law. So we are protesting against this government also. Amma, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में जो बोला हूं और पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो हमारे डिलिब्रेशंस हुए, जो हम अपनी बात को रखे, और मेरी जो डिसेंट रिपोर्ट है जो 122 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। My dissent report is publicly available. I would request each and every right-thinking Indian to please read it. उसको पढ़िए आप। मैं यकीन जानिए, आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिलों में जो शक और शुबा है, जो सस्पिशंस हैं, जो गलतफहमियां हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और ये बार बार बीजेपी बोलती है, अरे नहीं, ये लोग तो जहां दस्ती रखे इनकी वक्फ हो जाती। कोई होता क्या ऐसा? बोलिए आप। दस्ती रखे तो वक्फ क्यों जाती? मैं दस्ती नहीं रखा, मैं पार्लियामेंट में 20 साल से पढ़ रहा हूं। पार्लियामेंट नमाज में मेरी होगी, पार्लियामेंट 20 साल से पढ़ रहा हूं पार्लियामेंट नमाज में, कोई कोने में जाके। अगर टाइम मिला तो सामने मस्जिद चले आता हूं। बाद लोग डिबेट्स ऐसे चलते पार्लियामेंट में कि आपको स्पेशली मगरिब का टाइम कम रहता आपके लिए, तो आपको पार्लियामेंट में हमको नहीं पढ़ते। मैं नहीं, बल्कि हमारे असराउल्ला कासमी मरूम, जनाब बर्क साहब, ऐसे कई एमपीज को हम तो बाद कोने में साथ पढ़ लेते थे। क्योंकि आप जब अपने घर से दूर जाते हैं तो सफर की नमाज होती है, खसर बोलते हैं, कम नमाज छोटी हो जाती हो, तो मेरी हो जाती पार्लियामेंट। देखो तो कोई समझने की बात तो होना ना। और ये आप बोल रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते, आपकी प्रॉपर्टी वक्फ हुई ना। आप एएसआई कब बना? एएसआई कब बना? 1880 में एएसआई बना ना। अब मक्का मस्जिद जब बनी, एएसआई था क्या वहां पे? चार मीनार जब बना, जब एएसआई था क्या? लाल किला जब बना, एएसआई था क्या? कुतुबशाही मस्जिदें अपने हैदराबाद में, ईश्वर रेड्डी साहब देखे, जब एएसआई था क्या? वो क्या था? वक्फ बाय यूसेज है, बाय यूसेज वक्फ है वो। आज आप बोल रहे नहीं एएसआई में आ गया तो मेरी हो जाती, वक्फ की रहती। ये तो नाइंसाफी है ना। ये तो अब छीन रहे मुझसे आप मेरी प्रॉपर्टी को। संबल का केस चल रहा, पूरा संबल का केस चल रहा, आज आप लॉ बना दिए, नहीं, इट इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। व्हाट विल रिमेन ऑफ द संबल मस्जिद देन? ऐसे कई आप जो काम नहीं कर सकते थे, ये लॉ से कर रहे हैं पूरा। मैडम, चाहे पीलू खान हो, इखलाक हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी की मौत हो, चाहे कहीं भी मॉब लिंचिंग होती हो,
चाहे मुर्शिदाबाद के उस बाप बेटे को मारा गया हो, और फिर एक पुलिस फायरिंग के आप क्यों नहीं बोल रहे, एक मुसलमान मरा उसमें, आप बोलो ना, पूरा बोलो ना मैडम। 2 लोग ऐसा मरे, पुलिस फायरिंग में मुसलमान मरा। हम हर वायलेंस को कंडेम करते हैं, बल्कि हम तो नाथूराम गोडसे जो करा उसको भी कंडेम करते हैं। इस देश का सबसे पहला आजाद हिंदुस्तान का टेररिस्ट था तो नाथूराम गोडसे था। और इस देश में पिछले 10 साल में, 11 साल में तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इतनी देर से कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि ज्योतिबाई फूले के ऊपर पिक्चर बन रही है और उस पिक्चर में ये फैक्ट है कि दलितों के ऊपर जुल्म हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। उस जमाने में ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले जब अपनी तहरीक का आगाज किए थे तो उस जमाने में दलित जो है अपने इस सीने के सामने एक क्ले पॉट को लगा के और अपने पीठ के पीछे एक झाड़ू को लगा के जाके जब वो चलता था तो अपर कास्ट के लोग जो थे वो ये बोलते थे कि तू हमारी जमीन पर नहीं चला ना, थूकना, तो उन्हें थूकता था बेचारा तो अपने उस क्ले पॉट में, और पैरों के कदमों को अपनी झाड़ू से साफ करता था। उस सीन को निकालो, बोल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये। यानी नरेंद्र मोदी हर पिक्चर को प्रमोट करते, क्यों नहीं पिक्चर को प्रमोट कर रहे ज्योतिबाई फूले के पिक्चर को? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना ये कि अपर कास्ट के लोग उस जमाने के दलितों को बोलते तुम हमारी बस्ती में आ रहे तो अपने गले में क्ले पॉट रखो और पीछे झाड़ू लगा के ताकि तुम्हारे कदमों के निशान मिटते जाए और तुम थूकना है तो उसमें थूको। ये फैक्ट है, ये कौन डिनाई कर सकता? नरेंद्र मोदी पिक्चर प्रमोट करे ना, कौन से पिक्चरों को प्रमोट करे? ये पिक्चर को प्रमोट करो। क्यों सीबीएफसी बोल रही कि निकालो ये सीन, निकालो वो सीन, निकालो वो सीन निकालो, क्योंकि अपर कास्ट के लोगों को तकलीफ हो रही। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? हम पूरे अपर कास्ट को नहीं बोल रहे, उस जमाने में जो अपर कास्ट के लोगों ने किया हम उसको बोल रहे हैं, वो फैक्ट है ना। आप उसका सवाल ही नहीं कर रहे। ये फैक्ट है, ये भी देख लो आप जरा। अरे अभी तो बात करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करेंगे, वो लोग क्या डिसाइड करेंगे हम देखेंगे। Please understand, this government believes in theory of confusion and they are not telling you the full truth. The full truth is that there are many tribunals in our country which are formed under an article of the Constitution, and any of the decisions or judgments that a tribunal has been gives, you file a review petition in the High Court, right? You don't file an appeal. But this government has deliberately told, especially to the majority Hindu community, that this Waqf Board decision cannot be challenged in court. Review itself is a challenge, isn't it? आप रिव्यू डाल रहे तो क्या आपको हाई कोर्ट नहीं जा रहे आप? अच्छा, इनकी झूठ की मिसाल एक और देख लो आप। गुजरात का एक मिसाल देते हैं लोग, सूरत का। सूरत में क्या बोलते हैं? सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। वक्फ बोर्ड बोला कि वो मुगल सराय है, मगर ये जब ट्राइब्यूनल में गया तो ट्राइब्यूनल बोला ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तारीफ करो ना बॉस। वहां वक्फ बोर्ड, गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है ये, तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट को आपको तकलीफ नहीं हो रही। जब यानी आपके फेवर में आया तो अच्छा, आपके खिलाफ गया तो बुरा। तो आप किस तरह की जुडिशरी चाह रहे हैं? और ट्राइब्यूनल का, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो अभी जो 95 एक्ट में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज appointed by the CJI Chief Justice of that High Court will always be under the administrative control of the High Court of the Chief Justice. Now you are saying retired judge. Can he be under the administrative control of the Chief Justice of that particular state High Court? No, because he's a retired judge.
And as a politician, as a member of, elected member of assembly and parliament, and you as esteemed journalists know that whenever government appoints this inquiry commission headed by retired judge, with all due respect to them, either the reports don't come or they take a very long time to come. आप देख लो, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं इन रिटायर्ड जजेस के सामने गया, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें गोलियां लगी, बच्चों को शहीद हो गए, एक रिटायर्ड जज साहब को बनाए, हमारे एडवोकेट शफीक महाजिर साहब को हम साथ लेके वहां पे गए, बेहतरीन जिरा करे वो। रिपोर्ट अब तक नहीं है बाबू, रिपोर्ट आई नहीं अब तक। 1998-99 में या 2003 में तालाब कट्टे में फायरिंग हुई, एक औरत अपने घर में बच्चे को दूध पिला रही थी, डेथ हो गई उसकी। रिटायर्ड जज को बनाया, उनका इंक्वायरी चली जीएचएमसी ऑफिस में, मैं गया वहां पे कई हियरिंग में, क्या हुआ रिपोर्ट का मेरे को नहीं मालूम। मैं ये नहीं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। ट्राइब्यूनल में अगर जब डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है। अच्छा, हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में समरी एविक्शन पावर्स है, एंक्रोचमेंट को निकाल सकते, यहां पे नहीं दे रहे आप। और अभी वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम क्या, अगर वक्फ बोर्ड कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, शौकत मिसाल तौर पर केस जीत गए ईश्वर रेड्डी के खिलाफ, मैंने दोस्ती में बोल रहा हूं, तो जीतने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी मेरे को एग्जीक्यूटिव पिटीशन, ईबी पिटीशन यहां आके डालना पड़ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट में, यहाँ के लोकल कोर्ट में। आप जीतने में नहीं जाती आपकी, आप ईबी डालना पड़ता है यहां पे। इतना रेगुलेशन है वक्फ बोर्ड में, इतना रेगुलेशन है। अच्छा, कैसा वक्फ होता, वक्फ कैसा होता, अगर शौकत अपनी प्रॉपर्टी दे रहे, वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते, वक्फ बोर्ड क्या करता, सर्वे कमिश्नर का काम एक्सपर्टीज है, सर्वे कमिश्नर कलेक्टर से ऊपर है, सर्वे कमिश्नर उस जगह पे जाके सर्वे करने से पहले पब्लिक को बता, मैं जा रहा हूं यहां पे, प्रॉपर्टी शौकत की है नहीं है बोलो, वहां जाके सर्वे करते, डॉक्यूमेंट्स देखते, उसके बाद सर्वे कमिश्नर सेटिस्फाई तो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते, चीफ सेक्रेटरी गजट इशू करता। अब क्या होगा, आप कलेक्टर करेंगे, और कलेक्टर क्या करेंगे, कलेक्टर भाई, अगर आप वीरप्पा मौली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट पढ़िए, उसमें वीरप्पा मौली की रिपोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को और बर्डन मत करो आप, और कलेक्टर तो गवर्नमेंट अपॉइंटी है ना भाई, उन्हें सर्वे करने जाएंगे। अब क्या होगा, शौकत बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं शौकत साहब ठहरो जरा, उन्हें बोलेंगे कौन ऑब्जेक्ट कर रहे, जाके ऑब्जेक्ट करते, खत्म, सर्वे भी नहीं होता, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अरे क्या है भाई, आप कौन सा काम कर रहे हैं वक्त के लिए, हम पूछना चाह रहे हैं। तो ये चीजें हैं। No. Listen to me. Section 40, I'll tell you the truth. You should go and read the answers given by the Ministry of Minority Affairs to the Waqf Parliament Committee. In last 30 years, Section 40 has been used in only 500 odd cases. And out of that 500 odd cases, only 8 people have gone to the court. अगर 30 साल में 500 ऑड केसेस में सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ, जो सीओ के पावर्स है, और सेक्शन 40 तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है, तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी, आंध्रा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है। जब वहां पे अच्छा है तो यहां खराब कैसा हो गया प्यारे? अच्छा, क्यों खराब हुआ बोलता हूं आपको मैं। अब आप सुनो, सेक्शन 40 के तहत जब भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने खोजा ऑर्फनेज की वक्फ प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के 2 सीओज लेटर लिख के बोले कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ कैन नॉट बी एलियनेटेड, तो उनका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। इसीलिए सेक्शन 40 निकाल रहे हो। पार्लियामेंट कमेटी को आंसर दिए, आई कैन प्रूव इट, मैं लाना था आपको बता। 30 साल में 500 बार, 500 ऑड बार सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ, उसमें से सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए उसके खिलाफ, वो कामयाब है नहीं। अच्छा, सेक्शन 40 क्यों जरूरी है? मुसलमानों में वक्फ वाल औलाद होता,
वक्फ और औलाद, यानी अगर कोई मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं बोलता हूं कि वक्फ का मतलब क्या है, मैं अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, ऑलमाइटी अल्लाह, यानी हिंदू बोलते हैं मैं भगवान को दान दे रहा हूं या डीटी को दान दे रहा हूं। मैं ये बोलता हूं कि मालिक तो अल्लाह रहेगा, मगर इसका जो बेनिफिशियरी आएगा वो मेरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होना। वक्फ और औलाद है, हैदराबाद में बहुत है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नहीं वक्फ और औलाद उस वक्त नहीं होगा जब अगर आप बच्ची का हक मार के दे रहे, बच्ची का हक मार के दे रहे। अरे भाई, अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैन, कोई मुसलमान भगवान अल्लाह मूर्ति के नाम पे या गुरु नानक के नाम पे, किसी गुरु के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है, उसमें बेटा बेटी का दोस्त का क्या मामला आ रहा? मैं दे रहा हूं ना भाई, मैं दे रहा हूं, उनको दे रहा हूं, मैं अल्लाह को दे रहा हूं, मैं भगवान को दे रहा हूं, मैं ईश्वर को दे रहा हूं, उसमें बेटा बेटी कैसे आएंगे? हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा तो क्या उसमें बोल रहे बेटियों को हिस्सा मार के नहीं देना बोल के? पीएम केयर्स फंड में आप ये नहीं बोलते आई कैन गिव एनीथिंग आई वांट, क्या उसमें प्रोविजन है उन्होंने गर्ल्स का आप हिस्सा मार के नहीं दे सकते? आप क्यों रोक रहे भाई? मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं ना। आप बोल रहे नहीं बच्चों का हिस्सा मार के नहीं देना। अरे बच्चों का हिस्सा कैसा जब मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं तो? अच्छा, फिर अगर आपको इतनी फिक्र है बीजेपी को बेटियों की, हिंदू धर्म में एक्वायर्ड सेल्फ प्रॉपर्टीज जो होती है, ईश्वर रेड्डी साहब अगर आप चाहे तो अपनी जो भी आपके छोटी प्रॉपर्टी होंगी, बड़े दौलतमंद नहीं है मैं जानता हूं, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी एक बेटे को एक बेटी को दे सकते हैं, या उनको छोड़ के आप महल्ले में किसी को भी दे सकते हैं, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है। या और मुसलमानों में क्या है, मुसलमानों में अगर किसी को 2 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे तो मैं एक को 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं, लीगली 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं मैं किसी को भी। रोशन साहब नहीं दे सकते आप, आपकी प्रॉपर्टी यू कैन नॉट गिव मोर देन 1/3। आप वहां पे निकलाओ ना, क्यों? वहां पे हिंदू धर्म में आप बोल रहे कि विल पावर आपका नहीं, बाय विल यू कैन गिव इट। यानी आप देखते जाओ इनके जो नाइंसाफियां हो रहे हैं, ये कहां कितना टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। नहीं मैडम, देखिए वो लोग तो पार्टी विप की बुनियाद पे और पार्टी डिसीजन की बुनियाद पे अपना फैसला लिए ना, तो उनको नहीं हम तो आज भी बोल रहे हैं कि आप जो काम करें गलत काम करें। चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू मैं समझता था कि बहुत हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं 94 से 2004 तक एमएलए था। ईश्वर रेड्डी साहब के बाल काले थे, शौकत साहब के बाल काले थे, मेरे भी बाल काले थे। जब 1999 में चंद्रबाबू नायडू कुलाटी मार के, सेकेंड टाइम कुलाटी मार के अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करे। 2002 गुजरात हुआ। ईश्वर रेड्डी साहब आप मेरे को करेक्ट करना, नहीं 100 टन चावल लेके बोले मेरे को 100 टन चावल मिले, बोले नहीं बोले? आप देख लो, हजरत गूगल पे जाके देखो आप। 2002 में गुजरात को में सपोर्ट करे जब बीजेपी को। 2004 से लेके 2014 तक चंद्रबाबू नायडू पावर में नहीं थे। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेके अपने बेटे लोकेश का फ्यूचर परेशान कर दिए। वो उन्होंने तो 70 के 76 के हो गए ना आप? हाँ 70 और 75। अरे वो बच्चे का फ्यूचर है ना बाबू साहब। आप गलती करें 10 साल, अच्छा डिवीजन ऑफ तेलंगाना आंध्रा के बाद ही पावर में आए ना आप। अगर डिवीजन नहीं होता तो आप आते ही नहीं थे। तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। नीतीश कुमार, बिहार का एंडोमेंट बोर्ड जाके देखो आप, 1950 का एंडोमेंट बोर्ड का कानून है, उसमें क्या बोल रहे, खाली हिंदू मेंबर बन सकता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में हिंदू के डेफिनेशन में हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। बिहार में आग क्या बोल रहा, ओनली हिंदू, यानी सिख भी नहीं बन सकता उसमें।
हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे हैं कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करो, रोज गाली दो मेरे को उठ के, रोज एसएमएस करके गाली दो, मेरी फोटो को देख के थूक लो, आप जो करते करो, मगर ये तो समझो आपको ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपको दिमाग दिया ना।